Elizabethan drama और Renaissance drama. एलिजाबेथन ड्रामा रेनेसांस ड्रामा का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है. रेनेसांस लिटरेचर में सबसे सिग्निफिकेंट जॉनरा ड्रामा और उसके बाद सेकंड इंपोर्टेंट पोइट्री. ड्रामा जब हम जिक्र करते हैं तो फौरी तौर पर हमारे ज़हन में एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर का ज़हन में आता है. अगर हम ये कहें कि विलियम शेक्सपियर और शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी राइटर जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं ये मिलके एलिजाबेथन ड्रामा बनाते हैं तो कुछ गलत ना होगा. हिस्ट्री की इस बुक में एक हेडिंग शुरू की गई है, ड्रामा बिफोर शेक्सपियर. और इसका फोकस जो है वो इस तरह से बताया गया है कि फ्रॉम 1550s टू 1560s, यानी ये वो डेकेड है जो किंग हेनरी सॉरी ये वो डेकेड है जो किंग हेनरी एट की डेथ के बाद का टाइम है. पहले एडवर्ड सिक्स, फिर मैरी फर्स्ट और उसके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट इक्तदार में आ जाती. इस टाइम में क्या होता है कि लैटिन सोर्सेस ऑफ ड्रामा को रिवाइव किया जाता है, यानी लातीनी जबान में लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ रोमन ड्रामा जो है उसकी ट्रांसलेशंस अवेलेबल होती हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है जिसमें ट्रेंस, प्लाउटस और को कॉमेडीज के लिए एक बड़ा सोर्स समझा जाता है, जबकि सैनिका को ट्रेजेडीज के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर लिया जाता है. जाहिर है कि जो रोमन ड्रामा या लैटिन ड्रामा है ये खुद ग्रीक ड्रामा से इन्फ्लुएंस है. इसका स्ट्रक्चर जो है हम बड़ी हद तक जो है वो ग्रीक ड्रामाटिस्ट के स्ट्रक्चर की कॉपी है, उसकी इमिटेशन है. और उसमें अगर कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट हमें नजर आता है तो वो रेटरिक है जो कि सैनिका ने ड्रामा में ऐड की. लेकिन ये ड्रामा जो है जो ट्रांसलेशंस की सूरत में इंग्लिश ऑडियंस तक पहुंचाए जा रहे हैं, इन ड्रामा की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिडीवल प्लेस से अब एक रप्चर या एक ब्रेक ले रहे हैं. वो ड्रामा जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि मोरालिटी प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, पैशन प्लेस, उनसे अब जो है एक डिस्टेंस शो किया जा रहा है, उनको छोड़ा जा रहा है और उसकी बजाय जो है एक ह्यूमन ड्रामा, एक सेकुलर ड्रामा जो है उसको ओन किया जाए. Some plays have been mentioned here. For example, the 4PP by John Haywood. John Haywood's another drama, The Play of the Weather. Then another important drama, that's Ralph Royster Doyster. That Ralph Royster Doyster that was written by Nicholas Udall. And then we see the first English tragedy, Gorboduc. Gorboduc, very important point for you. Gorboduc is English tragedy that's joint venture by Thomas Norton and Thomas Sackville. यानी दो राइटर सैकविल और नॉर्टन ने मिलके फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी या रिकग्नाइज्ड इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी, दैट इज कॉल्ड गोरबोडक.
Ralph Roister Doister is the first comedy, and sorry, Gorboduc is first tragedy. Then another play got popularity that is called Gamer Curtain's Needle. That's also a comic farcical play. अब ये प्लेस की वो बिगनिंग है जो लैटिन के इन्फ्लुएंस से शुरू की गई, और ये जो राइटर्स हैं ये रेनेसांस ड्रामा के पॉइनियर्स कहे जा सकते हैं, यानी निकोलस उडल, टॉमस नॉर्टन, टॉमस सेकवेल। लेकिन इसमें रियल जो विगर है वो यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामा से आता, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो और टॉमस किड दो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी विट्स, दोनों एक दूसरे के राइवल भी थे लेकिन ड्रामा में दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। Then we see drama was in fact moving away from the models and establishing its own style and form. Classical influences reached a threefold climax around 1590s with the tragedies of Christopher Marlowe. We can say towards the end of 1580s, William Shakespeare has started writing plays. Christopher Marlowe has done this. But in last years of Christopher Marlowe's life, we see his great tragedies like Dr. Faustus, The Jew of Malta, and Tamerlane. And his less famous play is Edward II. Thomas Kidd, he followed Senecan model of tragedy that is called Senecan tragedy. Senecan tragedy includes bloodshed, murder, rape, and revenge is the most important theme of that tragedy. Shakespeare was much impressed by Senecan model, and we can see it in Macbeth, Richard III, or even Hamlet. We can see that. Thomas Kidd, he wrote the Spanish tragedy, and Christopher Marlowe wrote Dr. Faustus. Spanish tragedy, we can say, is a drama that is remembered for its structure. ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको हम उसके पार्ट, प्लॉट और कैरेक्टराइजेशन की वजह से याद रख सकते हैं। एक ऐसा प्ले है जिसमें हाइटेंड इमोशंस को प्रेजेंट किया गया है, एक ऐसा प्ले है जिसमें रिवेंज को पेश किया गया है, और स्पेनिश ट्रेजेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिवेंज ट्रेजेडी के तौर पर हमारे सामने आता है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस हैं जिसमें एक ट्रेजिक हीरो की बेस्ट डिपिक्शन है, ब्लैंक वर्ड्स है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फास्टियन अर्ज या रेनेसांस की आउटरीचिंग स्पिरिट। तो ये ट्रेजेडी के दो मोड्स थे, one represented by Thomas Kidd and other represented by what's name Christopher Marlowe.
that influenced William Shakespeare a lot. William Shakespeare moves rapidly on from his classical model. Classical model means drama of Seneca, drama of Terence and Plautus in comedies, and Greek tragedies of Sophocles and Aeschylus are Greek comedy by Aristophanes. Marlowe is an important influence of William Shakespeare. He both are contemporary. They were born in the same year, mean that's 1564. Christopher Marlowe, like other university wits, had knowledge of classical arts, and he used this knowledge to create blank verse or heroic verse, mean Kingsley speech, and he emerged as romantic, rhetorical, subversive, radical, and powerfully memorable writer. All his writing is exciting, stretching the bounds of language and imagination to new limits, making his heroes overreach themselves and suffer the consequences. यानी मार्लो का ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत एक्साइटमेंट का है, जिसमें लैंग्वेज को एक नई कल्मिनेशन, कोई नई पीक दी गई है ब्लैंक वर्ड्स की सूरत में, और इसके जो हीरोज हैं वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और अपने किसी ट्रेजिक फ्लॉ, अपनी किसी शॉर्टकमिंग की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं, और इस तरह से अपने फॉल को पहुंचते हैं और पिटी और फियर के इमोशंस अराउज करते हैं। मार्लो की ट्रेजेडीज में एक तरफ तो ब्लैंक वर्ड्स और ग्रीक सॉरी ब्लैंक वर्ड्स और मार्लोवियन ट्रेजिक हीरो की सिग्निफिकेंस है, दूसरी तरफ उसमें माइटी लाइन का कॉन्सेप्ट। जैसे डॉक्टर फॉस्टस में ओ हेलन गिव मी दाई किस एंड मेक मी इमॉर्टल, ये इसकी माइटी लाइन। मार्लो की लाइफ के बारे में हम जानते हैं कि उसका एक टैवर्न में, एक पब में एक ब्राल या झगड़ा हुआ, एंड दैट लेड टू हिज मिस्टीरियस डेथ। हिज हीरोज Tamerlane try to attain limitless, try to conquer the world. His hero Barabbas attains limitless wealth, and his hero Faustus wants to possess all knowledge. That is the true Renaissance spirit. Knowledge बेइंतहा हासिल करेंगे, दौलत बेइंतहा जमा करेंगे, और अब जहां तक मुमकिन हुआ उन इलाकों को फतह करके जाए। तो कॉलोनियलिज्म, एक्सपेंशनिज्म, ह्यूमनिज्म, ये सारे जो थॉट थे ये मार्लो के हीरोज में नजर आते। इवन के उनका एक तरह का नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी स्पेशली डॉक्टर फॉस्टस में नजर आता। Tamerlane, who is victorious over his
enemies, rejoices in the divine Xenocrate and tells her how he would redraw the map of the world. Barabbas is quite explicit about his role, his greed, and his religion, that's Judaism, Yehudiyat. Will I live with both, making a profit of my policy, and he from whom my most advantage comes shall be my friend. इसे आप यूटिलिटेरियन अप्रोच कह सकते हैं, इसे जो है मटीरियलिज्म कह सकते हैं, इसे मटीरियल सक्सेस पर फोकस कह सकते हैं। वो बैराबस के करेक्टर के जरिए नजर आता है। फास्टस जो मार्लो का करेक्टर है डॉक्टर फास्टस में प्ले में, he sells his soul to the devil Mephistopheles, who is agent of Lucifer. But all through the play, Faustus is torn by doubts and fears and appears as tragic hero to go through such intellectual torment. Faustus sells his soul only to get the prohibited knowledge. All three heroes reject the limits prescribed either by kings or you can say mafias of market or economy or priest of the church. Marlowe's plays explores Marlowe's plays explore the boundaries of the new world and the risk that mankind will run in the quest for power, quest for knowledge, quest for love. His plays are full of spectacular action. His plays are full of bloodshed, passion, and he chooses language that matches to that high ambition. जितना बड़ा एम्बिशन है वैसे ही शानदार जो है वो जबान भी मार्लो ने चूज की है अपने इन हीरोज के लिए। मार्लो की राइटिंग में ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के लिहाज से, प्लॉट डेवलपमेंट के लिहाज से, फीमेल कैरेक्टर के पोर्ट्रेल के हवाले से बहुत सारी खामियां भी हैं। इस वजह से मार्लो के ड्रामा जो है वो जिस जहां उसके ये मेरिट हैं जिनका मैंने जिक्र किया, दूसरी तरफ उसका डीमेरिट्स भी। एक दूसरी डेवलपमेंट जो शेक्सपियर के स्टेज तक पहुंचने से पहले आ चुकी थी वो था कि जो थिएटर हॉल है उसको स्टैब्लिश करना, क्योंकि जो रिलीजियस प्लेस थे, मिस्ट्री मोरालिटी प्लेस, वो चर्च में परफॉर्म किए जाते थे और ये जो प्लेस हैं ये रियल में परफॉर्म किए गए हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो इनके लिए थिएटर जो है वो स्टैब्लिश किए गए। वन एग्जांपल इज द ग्लोब थिएटर with which later on known as Shakespeare Institution, Shakespeare's Theatre. There were theatrical companies. That companies brought stability and professionalism to the business of acting. इससे पहले ये जो थिएट्रिकल कंपनीज थी दे वर एमेट्योर, यानी बस शौकिया काम करती, बट इन एलिजाबेथन एज दे बिकेम प्रोफेशनल। Shakespeare's company, that is the Lord Chamberlain's company, which later on was called King's Men, continued until the theatre closed in 1640.
तो ये तो है ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। अब हम विट्स, अच्छा यूनिवर्सिटी विट्स का भी जिक्र करते हैं और उसके बाद शेक्सपियर का जिक्र करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में जॉन लिली की अगर हम सबसे पहले बात करें तो जॉन लिली एक ड्रामाटिस्ट के तौर पर एक रिकग्निशन हासिल करने में इतना कामयाब नहीं होता जितना एक प्रोज राइटर के तौर पर जो है वो सक्सेसफुल होता है, और उसका यूफियस जो कि यूफेमिस्टिक प्रोज के लिए एक आइडियल की सूरत अख्तियार करता है। जॉन लिली का ड्रामा सेफो इज थॉट बेटर देन हिज अदर प्लेस, but even then John Lilly as a dramatist is not so impressive. George Peele, uh, he is thought dramatist who used blank verse in his plays. That blank verse was brought to, you can say, almost perfection by Christopher Marlowe and William Shakespeare, but it was initiated by uh, George Peele. Uh, Green is admired for musicality of plays, Robert Greene, and he is also admired for the idea of the comic relief. ड्रामे में जो कॉमिक रिलीफ का कॉन्सेप्ट था कि ट्रेजेडी से पहले जो है कुछ जो इमोशंस हैं उनको कूल डाउन किया जाए किसी क्लाउन के करेक्टर के जरिए, किसी फूल के जरिए, या कोई ऐसा जो है ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करके, दैट इज सीन इन ड्रामा ऑफ ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उनके प्लेस हुए, उनके प्लेस जो हैं उन्होंने ट्रेजेडी लिखने की कोशिश की अपने अपने तौर पर, और उनकी ये कंट्रीब्यूशंस हैं जो हम किसी हद तक मार्लो में और ज्यादा बेहतर तौर पर शेक्सपियर में देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में जो दो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं उनका भी जिक्र हो चुका है, यानी कि थॉमस किड who wrote the Spanish tragedy and Christopher Marlowe. No, William Shakespeare. William Shakespeare, he was born in Stratford, Avon, and 1564. For centuries, his life has been obscure, though there have been thousands of researches that try to compile most reliable and authentic biography of William Shakespeare. These writings, these researches have found what was taught William Shakespeare at his school, how did he see his first play, how he insisted his father to watch a drama in theater, then his shift from his town to a big city, London, his association with 4 different theatrical companies, and which is last one is the most significant, Lord Chamberlain's company, and then his work with Globe Theatre. शेक्सपियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज शेक्सपियरियन प्लेस दे वर रिटन फॉर परफॉर्मर्स rather than publication. They were not only highly successful as entertainment, they were also at the cutting edge of the debate on the great many of moral and philosophical issues of the time. अगरचे प्लेस जो है वो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए थे, लेकिन उनकी अलूसिव पार, उनकी मॉरल पार, उनकी इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल वर्थ
इतनी ज्यादा थी कि आज तक उनको इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनको रीड किया जा रहा है, और स्टिल दे इंस्पायर द रीडर्स टू रीड these plays and reinterpret them. Shakespeare earliest concern was with kingship and history. मोस्टली 1587 1588 से शेक्सपियर की फर्स्ट फेज को हम मेंशन करते हैं, अभी अगले पेजेस में इसका जिक्र भी आएगा। और यहां पर हमें डोमिनेटली क्रॉनिकल या हिस्ट्री प्लेस नजर आते, इसके साथ साथ कुछ कॉमेडीज हैं। तो कहता है कि शेक्सपियर अर्लियर कंसर्न वाज किंगशिप एंड हिस्ट्री। As his career progressed, the horizon of the world widened and his explorations encompassed the geography of the human soul, just as the voyages of such travelers as Richard Hakluyt and Sir Walter Raleigh and Sir Francis Drake। ये तीनों अपने जमाने के ट्रेवल राइटर्स हैं। रिचर्ड हैक्लियोट, सर वाल्टर रेले एंड सर फ्रांसिस ड्रेक, तीनों ही रेनेसांस से ताल्लुक रखते हैं। सर वाल्टर रेले प्रोज में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेवल राइटर है। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस, दैट इज ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड। बहुत सारी डिबेट्स रहती हैं, 38 की बात भी है, 39 की बात भी है कि शेक्सपियर ने 39 प्लेस लिखे हैं। और उसमें जो कंफ्यूजन है कुछ इस वजह से है कि लास्ट फेज पे शेक्सपियर ने ज्वाइंट वेंचर किए, स्पेशली जॉन फ्लेचर के साथ या फ्लेचर ब्रदर्स के साथ। शेक्सपियर के प्लेस को अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो फर्स्ट फेज फ्रॉम 1588 1589 to 1593, that's the earliest phase when he wrote King Henry VI in 3 parts: Titus Andronicus, The Comedy of Errors, The Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, and King Richard III. Most significant historical play or chronicle play is King Richard III, and best comedy of this period can be The Taming of the Shrew, though the comedy of Errors was also admired. Many people believe that Love's Labor Lost was also written in the same phase. But in this book, Routledge History, that has been counted in the next phase. Next phase is thought the period of comedies. जैसे फर्स्ट फेज में समझा जाता है कि डोमिनेंट हिस्ट्री या क्रॉनिकल प्ले थे, अगरचे कॉमेडीज लिखी गई और उसमें से टेमिंग ऑफ द श्रू को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, स्पेशली फॉर फेमिनिस्ट लिटरेचर और फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। For the second phase, that is blend of, you can say, history, comedy, and tragedy. Here we see his plays King John, Love's Labour's Lost, Romeo and Juliet, that's a romance, A Midsummer Night's Dream. By the way, Romeo and Juliet and A Midsummer Night's Dream, they are contrasting with each other. It is thought Romeo and Juliet is a Midsummer Night's Dream in tragic form. And the Midsummer Night's Dream is introduced as Romeo and Juliet in a comic form. Richard II, The Merchant of Venice, Henry IV in 2 parts, and The Merry Wives of Windsor are the significant plays. Everyone can guess The Merchant of Venice is the best play of this phase. Afterwards, we'll see
A Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet. Third, and as for creativity of Shakespeare, is considered the best plays were produced in third phase. That is seen in the last 5 years of Queen Elizabeth, and we can say till first decade of 16th century. Much Ado About Nothing, King Henry V, Julius Caesar, As You Like It, Hamlet, Twelfth Night, Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well, Measure for Measure, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, Timon of Athens, and Coriolanus.